Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha. How are you all? I hope you all are doing good. Yeah? Alright. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th. कल मैंने 12th क्लास की ली थी 1 घंटे की क्लास जिसमें मैंने उनको साइकोडायनामिक अप्रोच कंप्लीट कराया था और उसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी. ठीक है, बिकॉज दैट क्लास वॉज लिटिल बिट लेंदी, सो दैट इज वाई. तो उसको कंपेंसेट करने के लिए आज मैं आपकी 1 घंटे की क्लास लेने वाली हूँ. और क्या, बस कल दोनों क्लासेस होंगी एज यूजुअल, हाफ एन आवर दोनों की. ठीक है, तो आई विल ट्राई कि हम कल जो इसका थियोरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा. आज हम करने वाले हैं सर्वे मेथड और उसके साथ में हम करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. ठीक है, सर्वे करने के बाद हमारे पास एक ही मेथड बचेगा, केस स्टडी. ठीक है, और उसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं. एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें हम डिफरेंस करेंगे. एंड अनदर वन इज जिसमें हम एथिकल जो इश्यूज होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, मेथड्स में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, क्या एथिक्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो वही 2-3 टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो आई विल ट्राई टू वाइंड अप द चैप्टर टुमारो इटसेल्फ. ठीक है, and after that Saturday and Sunday, so 2 days break for you and you just have to revise the whole chapter. उसके बाद नेक्स्ट यानी कि मंडे को क्या होगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ट्यूसडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए ये आप लोग मुझे बताएंगे. 3rd चैप्टर करें या 4th चैप्टर करें? और मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि एज पर द गाइडलाइंस फॉर दिस सेशन 3rd चैप्टर इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ठीक है, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वो जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है. फाइन, इफ यू वांट मी टू डू दैट चैप्टर आई विल बी डूइंग, नो इश्यूज एट ऑल. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो चैप्टर आपको नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों करें, देन इट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल पुट अ पोल फॉर दैट कि मुझे क्या करना है, मुझे पूछना है किस चीज के बारे में, चैप्टर 3 एंड 4 के बारे में. ठीक है, डू यू वांट टू डू चैप्टर 3, लाइक डू यू वांट मी टू डू चैप्टर 3 और नॉट? फाइन. ओके, तो आज हमारी कौन सी वीडियो है? आज हमारी 6th वीडियो है और कल होगी 7th क्लास. तो 7th क्लास में जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 8th क्लास जो होगी उसके क्वेश्चन बैंक डिस्कशन की होगी. ठीक है, और इस तरीके से मंडे तक हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? इजी सा लग रहा है ना, मतलब सब कुछ ऐसे इतनी जल्दी जल्दी हो गया ऐसा लग रहा है मुझे. आपको नहीं लग रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, जरूरी नहीं है आपको भी लगे. चलिए शुरू करें. सर्वे रिसर्च. सर्वे रिसर्च क्या होता है? सर्वे के बारे में सुना है सबने, ये जो वर्ड है सर्वे, ये आपने सुना है, क्या होता है सोचिए. हम लोग सर्वे करते हैं कि इंडिया में या पर्टिकुलर एरिया की हम बात करते हैं. जैसे सपोज दिल्ली में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ का जो मटेरियल है वो कितना चलेगा, लोग उसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे.
या फिर मे बी कोई फूड है किसी तरीके का, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है ना अजीब अजीब चीजें, रूह अफ़ज़ा वाली मैगी, चॉकलेट मैगी, आइसक्रीम मैगी एंड व्हाट नॉट, इस तरीके की चीजें। तो लाइक इज इट लाइक कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। या फिर हम बात करते हैं इलेक्शन के टाइम पे होता है एग्जिट पोल की, हम बात करते हैं, हम एक पहले सर्वे करते हैं कि नहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि सो एंड सो पार्टी विल विन एंड सो एंड सो पार्टी विल नॉट विन काइंड ऑफ, वो क्या है, सर्वे है। ठीक है, तो सर्वे है क्या, सर्वे रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस टू स्टडी ओपिनियंस। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड सोशल फैक्ट्स। हम सर्वे में कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, सर्वे में हम इलेक्शन उठा सकते हैं, हम मे बी फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं, कितने लोग एक्चुअली सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, कितने लोग सोचते हैं कि नहीं यार जब हो जाए ठीक है, नहीं करते फैमिली प्लानिंग काइंड ऑफ। तो क्या लोगों की इस वक्त ओपिनियंस बन रहे हैं, किस तरह का एटीट्यूड लोग इस वक्त रख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज सर्वे। सर्वे से हमें पता लगता है लोगों के ओपिनियंस क्या है, एटीट्यूड्स क्या है। Their main concern initially was to find out the existing reality or baseline. Baseline कैसे, अब देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। So they were used to find out the facts such as literacy rate at a particular time. हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइक 2020 सपोज 2011 में लिटरेसी रेट क्या था, हमने इसको सर्वे किया। ठीक है, और जो भी सर्वे का रिजल्ट आया उसको हमने क्या बनाया, उसको हमने बेस लाइन बनाया, उसके ऊपर हमने काम किया, और उसके बाद हमने वापस से इस जो भी लिटरेसी रेट है इसको हमने वापस से चेक किया, कब, 2021 में। तो 10 साल के अंदर हमने इस पर्टिकुलर डिफरेंस पे हमने लिटरेसी रेट पे कितना काम किया वो हमें पता लगा। तो मतलब 2011 में जो हमने सर्वे किया था उसने किस चीज का काम किया, उसने काम किया बेस लाइन का। उसने एक आधार बनाया कि आप इस आधार को लेके चलिए कि अभी तो हम इस लेवल पे हैं, तो आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे। और यही चीजें हम अपने करियर में भी लेके चलते हैं, बट हम उसको बेस लाइन नहीं, अपनी बेस लाइन कहेंगे बट हम उसको सर्वे नहीं कहेंगे। सर्वे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें हम खुद अकेले इन्वॉल्व हैं, हम किसी के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे अपने खुद के ओपिनियन की बात है। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज बेस लाइन। और सर्वे का मतलब समझ आया। हमने बात की, हमने सर्वे करे रिलीजियस एफिलिएशन पे, इनकम लेवल पे, फैमिली प्लानिंग पे, या डाउरी सिस्टम पे, या फीमेल की सिक्योरिटी को लेके लोगों के क्या कंसर्न्स है, क्या उनके ओपिनियंस हैं। तो बहुत सारे इस तरह के सोशल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिन पे हम सर्वे कर सकते हैं, राइट। लोगों के एटीट्यूड्स और ओपिनियन के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे सिद्धू मूसेवाला का जो है वो मर्डर का केस हुआ था, उसमें हम लोगों के ओपिनियन ले सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए, और ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जो भी है। मतलब इस तरीके से हम लोगों के ओपिनियन चेक कर सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक, कितने लोग उस तरह की म्यूजिक को, उस तरह के सॉन्ग्स को पसंद करते हैं। सो इस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट पे हम सर्वे कर सकते हैं, फाइन। या हम कर सकते हैं लोग करियर को लेकर कितना अवेयर हैं, करियर काउंसलिंग के बारे में लोग क्या सोचते हैं, सो एंड सो, राइट। ओके, द सर्वे रिसर्च यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सर्वे रिसर्च की क्या खास बात होती है कि डिफरेंट टेक्निक्स को लेके अलग अलग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा हम लोग करते हैं। जैसे कई तरीके हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू है, क्वेश्चनर है, टेलीफोन सर्वे है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। हम किसी भी तरीके से सर्वे कर सकते हैं। फोन पे होता है, फोन आता है, ईमेल पे हो जाता है, टेक्निकल आजकल एडवांसमेंट इतनी आ गई है, इंस्टाग्राम पे हो जाता है। सर्वे के लिए आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, करिए, होता है। अब हमारे पास कोई जोमेटो की डिलीवरी आई है सपोज, तो वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो क्या बोलता है, मैम प्लीज रेट करिएगा, सर प्लीज रेट करिएगा,
करते हैं ना, व्हाट डज दैट मीन, रेट करने से क्या होगा। अब जो जोमेटो में जो भी उनके ऊपर जो उनका हेड है, मैनेजर है या जो भी कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो एक सर्वे करवा रहा है, भाई इस पर्सन की डिलीवरी की जो स्किल्स है वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो सर्वे के साथ उनको क्या लगता है, पता लग जाता है भाई हाँ ठीक है ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको हमें प्रमोट करना है या इसकी हमें सैलरी बढ़ानी है या जो भी इंसेंटिव देना है हमें। ठीक है, तो सर्वे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और वो बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वे के जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू सबको पता है क्या होता है, पता सबको इंटरव्यू क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करोगे, दिमाग घुमा। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें पता है कि क्या है, जैसे कि डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का जो वर्ड है हम बहुत बार यूज करते हैं, बट क्या आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं। मैं पूछूं कि व्हाट डू वी मीन बाय डेलिबरेटली, बाय सेइंग कि मैंने डेलिबरेटली ऐसा नहीं किया या ऐसा किया, क्या मतलब होता है, जानबूझकर। तो क्या हम एक्चुअली बता सकते हैं इस तरह के वर्ड्स का मतलब लेमन लैंग्वेज में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, बट हमें उनका मीनिंग नहीं पता। ऐसा ही कुछ है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, यू नो, यू अंडरस्टैंड द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू डिफाइन द वर्ड। अभी डिफाइन करते हैं हम। सो इंटरव्यू में क्या होता है, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे को फेस करते हुए एक इंसान जो है वो क्वेश्चन पूछता है और दूसरा जो है आंसर देता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन, एक डिस्कशन चल रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है और दूसरे वाला जो है वो जवाब दे रहा है। ठीक है, एंड इंटरव्यू इज पर्पसफुल, हमेशा पर्पसफुल एक्टिविटी है, मतलब पर्पस होता है कोई ना कोई इंटरव्यू का। ठीक है, conducted to derive factual information, opinions and attitudes and reasons for particular behavior from the respondent. So basically किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप देखें टीवी चैनल्स पे करते हैं इंटरव्यू, है ना, पॉलिटिकल पार्टी के जो भी वहां पे प्रवक्ता होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है। अब वो प्रवक्ता हम न्यूज में देखते हैं ना, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स का वो यूज करते हैं तो वही निकल रहा है। तो बेसिकली स्पीकर्स को बुलाते हैं जो भी पर्टिकुलर पार्टी के होते हैं, मे बी फ्रॉम कांग्रेस और बीजेपी और फ्रॉम सम अदर पार्टी। तो वहां पे क्या होता है, वो लोग आपस में कोई ना कोई टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई बहुत चेंज आया है पार्टी में, कोई एक्टिविटी में, कोई कंट्री में कोई नई चीज हुई है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के डिस्कशन जो है वो होते हैं। जैसे कि अभी चंद्रयान जो है 3 वो लैंड हुआ था कल ही चांद पे, तो उसको लेके बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं। राइट, सो इस तरीके की जो चीजें हैं वो काफी मतलब होती हैं। तो इंटरव्यूज आपने वहां पे इन दैट वे देखा होगा। तो इंटरव्यू का पर्पस क्या है, दैट ऑल्सो वी डू अंडरस्टैंड। राइट, तो क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को निकालना, ओपिनियंस देखना, उनके एटीट्यूड्स को देखना, उनका कोई भी जो पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो बेसिकली एनी पर्पस, कोई भी पर्पस होता है इंटरव्यू का। इट्स नॉट लाइक विदाउट पर्पस हम किसी के पास पहुंच गए जी हम तो इंटरव्यू लेने आए हैं। तो किस बारे में इंटरव्यू लेने आए हो, क्या टॉपिक है, क्या चीज है, क्या बात करना चाहते हो, होता है। ओके, तो मेजरली यहाँ पे टू ब्रॉड टाइप्स हैं इंटरव्यू की, स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, सिंपली मैं आपको इसको बता देती हूँ कि क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है जब इंटरव्यू में हमने एक प्रॉपर क्वेश्चनर बना लिया, राइटिंग फॉर्म में हमने उस क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार कर लिया कि हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, ये क्लोज एंडेड ओपन एंडेड दोनों ही हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से रिस्पोंडेंट जवाब दे रहा है उसके बेसिस पे बहुत बार क्रॉस क्वेश्चनिंग भी शुरू हो जाती है। तो ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं वहां पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को रखते हैं, यस नो टाइप के क्वेश्चंस को, या वन वर्ड आंसर्स है, या फिर जो हमारा क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑप्शंस दिए हैं हमने, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादातर पूछा जाता है। रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि हमने क्वेश्चंस को लिख लिया है, तो जो इंटरव्यूअर है, क्वेश्चंस को पूछने वाला है, उसके पास बहुत कम लिबर्टी होती है, बहुत कम फ्रीडम होती है टू चेंज द क्वेश्चन
और टू चेंज द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन, कि जो लिख दिया आपने वो लिख दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ऑलराइट, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो क्वेश्चंस है उसने कुछ क्वेश्चंस में भी फ्रेम किए हो, टॉपिक डिसाइड किया हो कि इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो उसने नहीं फ्रेम किए हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और जो भी सीक्वेंस वगैरह है इसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता, जैसे जैसे जो रिस्पोंडेंट है वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछते हैं। ठीक है, ज्यादातर जगह पे क्या होता है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बना लेते हैं, फ्रेम आउट कर लेते हैं कि किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या क्वेश्चंस मेन है, और अब जिस तरीके से रिस्पोंडेंट जवाब देता है उसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजों को फ्रेम भी करते हैं ऑन द स्पॉट। ऑलराइट, तो ये चीजें होती हैं। तो मेजरली दो तरीके के होते हैं इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन सेमी स्ट्रक्चर्ड, दैट आल्सो यू कैन डू। ठीक है, ओके। तो जो अभी जो है ये बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जब हम करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या क्या क्या बेसिकली कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। क्या हमेशा एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ ही इंटरव्यू करेगा? ऐसा होता है? नहीं, एक इंडिविजुअल ग्रुप के साथ भी कर सकता है, ग्रुप इंडिविजुअल के साथ भी कर सकता है, और ग्रुप टू ग्रुप भी होता है। बताते हैं हम कैसे होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये तो सिंपल है कि आप एक इंसान है, एक ही इंडिविजुअल दूसरा जो है दूसरे इंडिविजुअल के साथ ही क्वेश्चंस पूछ रहा है और इंटरव्यू उसका जो है वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल टू ग्रुप ये कब होता है? जैसे हमने न्यूज में देखा है, एक इंडिविजुअल और ग्रुप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक जो है एंकर रहता है, बाकी 3-4 लोग वहां मौजूद होते हैं, उनसे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। इट हैपेंस, राइट? एग्जाम्पल, मतलब हमें पता लग गया ना। ग्रुप टू इंडिविजुअल ये कब होता है? कि सामने ग्रुप बैठा हुआ है और आप अकेले इकलौते पर्सन हैं। ये होता है ज्यादातर जॉब इंटरव्यूज में। एग्जैक्टली, तो जॉब इंटरव्यूज में होता है ऐसा, आपने देखा होगा पैनल में 3-4 लोग बैठे होंगे और वहां पे आप एक ही इंडिविजुअल के साथ वो लोग सब मिलके क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? ओके। ग्रुप टू ग्रुप, ग्रुप टू ग्रुप क्या मतलब, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, बट ग्रुप डिस्कशन इज डिस्कशन, दैट इज नॉट इंटरव्यू, राइट? सो ऐसा होता है कि हम एक पार्टी के 2-3 लोगों को बिठा दें, दूसरी पार्टी के 2-3 लोगों को बिठा दें, हमने दो ग्रुप को आमने सामने ले आए हैं, तो किसी न किसी बात के ऊपर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट इज ग्रुप टू ग्रुप। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सिचुएशंस हम देखते हैं जनरली, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं इंटरव्यू में। फाइन, इंटरव्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक पे किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या है उसकी एडवांटेज। ठीक है, इसके बाद ये फ्लेक्सिबल है, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अडेप्टेबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चीजों को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? एंड देन थर्ड पॉइंट इज कि हम बच्चों के साथ या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनका भी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एजुकेशन की या एज की जरूरत नहीं है, राइट? और डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको सपोज 50 लोगों से बात करना है तो 50 लोगों का जो आप इंटरव्यू लेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा। और जब दो लोग आपस में बात करने बैठते हैं तो वो डिस्कशन जो है वो काफी हद तक ऐसा होता है कि एक्सटेंड हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना? एक्सपेंसिव है, तो कॉस्ट कई बारी बहुत ज्यादा इसमें आ जाती है। टाइम कंज्यूम करता है तो ऑफकोर्स कॉस्ट आएगी। सेकेंड टाइप क्या है सर्वे का? क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर में क्या होता है, सिंपली आप रिटन एक क्वेश्चन फॉर्मेट आप इंडिविजुअल को देते हैं और वो फिल करते हैं और आपको वापस देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। प्री डिटरमाइंड, सो क्वेश्चनएयर सर्वेज कंसिस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास पहले से रिटन में होते हैं, रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन को रीड करना है, आंसर को मार्क करना है और उसको वापस दे देना है। क्वेश्चनर जो है वो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जब वो लिख लेते हैं, आंसर को कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, तो वो वापस से रिसर्चर को
रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का सिंपली मतलब क्या है कि आप फ्री टू आंसर, आप कोई भी आंसर उसमें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड क्लोज एंडेड मतलब आपको करेक्ट आंसर मार्क करना, सेलेक्ट करना, ऑप्शंस दिए हुए हैं, यस नो टाइप के जो आंसर्स होते हैं वो होते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, एडवांटेज क्या है, मोस्ट कॉमन है, सिंपल है, वर्सेटाइल है, लो कॉस्ट है। क्वेश्चनर आपने बना लिया, आप एक साथ 50 लोगों के बजाय 100 को दो, 100 में से 50 तो वापस आएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, वर्सेटाइल है, सिंपली आपको बस देना है और नेक्स्ट डे आपको वापस लेना है, या एक टाइम पे एक साथ में वापस लेना है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, पुअर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो प्रॉपरली आंसर नहीं करते हैं, वो सिर्फ इसको टाइम पास समझ के ठीक है नया चलाओ, तो जो मन में आता है वो टिक कर देते हैं, वो रियल आंसर्स नहीं देते हैं। ठीक है, टेलीफोन सर्वे, टेलीफोन सर्वे आपने फोन पे देखा होगा, बहुत बार मैसेजेस आ जाते हैं कि इनको रेट करें, इनको कितना वोट करेंगे, तो वो क्या होता है, टेलीफोन सर्वे। ठीक है, तो फोन पे ऐसा कई बार आता है, एसएमएस के थ्रू आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, जीमेल पे आ जाता है, तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें जो है वो होती हैं। इसके एडवांटेज ये है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और लेस कोस्ट तो हमें कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री हो गई हैं, कह सकते हैं फ्री। मतलब आपने 3 महीने का रिचार्ज करा लिया, अब 3 महीने के रिचार्ज में आप 3 महीने तक मतलब कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि वो 3 महीने नहीं है, वो 84 डेज है। आई डोंट नो व्हाई दिस फोन कंपनीज एंड ऑल, इनका एक जो महीना है वो 28 दिन का होता है, क्यों क्यों होता है ऐसा, गलत है। महीना जब 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो वही काउंट होना चाहिए ना, 84 डेज का रिचार्ज। पता नहीं क्या चीजें चल रही हैं दुनिया में। चलिए, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि मोबाइल फोन पे हम बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको इग्नोर ही कर देंगे, कोई जवाब ही नहीं देंगे, और हम पर्सनली रिस्पॉन्ड जो इंटरव्यूअर है उसको नहीं जानते हैं, तो तब भी उसके कारण भी बहुत सारी चीजें जो है दिक्कत आती है कि हम मतलब कोऑपरेट नहीं करते। मतलब आप खुद से लगा के देखो, आप नहीं जानते आपके पास किसने मैसेज भेजा है, आप उसका आंसर दोगे, नहीं दोगे, वैसे ही इतने सारे फ्रॉड चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए, है ना। बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत बायस्ड होता है, आप श्योरली कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी मेजर जो है डिसएडवांटेज है। अब ये जो है ये एडवांटेजेस है सर्वे की। सर्वे में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली, बहुत जल्दी हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक सर्वे करना है, हमें लोगों के ओपिनियन और रुझान को समझना है, हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अंडरस्टैंड करना है कि लोगों में एटीट्यूड क्या है, उनका ओपिनियन मतलब क्या चल रहा है इस टाइम पर, दैट इज इट। तो वो बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है सर्वे में, एक लंबे एक ह्यूज क्राउड के साथ हम डील करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमने 200-400 लोगों से बात करी, हमें कम से कम 1000, 2000, 3000 लोगों से डील करना होता है, तो टाइम वहां पे लगता है, बट अगर हम देखें टाइम पर पर्सन तो वो बहुत कम होता है। ठीक है, और मोबाइल फोन और वगैरह के हेल्प से तो हम एक साथ बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, पीपल मे गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सॉरी, ये यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया, ये यहाँ पे इनएक्यूरेट है, पीपल मे गिव इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंडली जो इंफॉर्मेशन है जो हम मतलब बेसिकली लोग देते हैं, वो क्या देते हैं कि वो देख लेते हैं रिसर्चर क्या सुनना चाहता है, जो वो आंसर कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आंसर सही हो, तो ये एक सर्विस का बहुत बड़ा काइंड ऑफ एक ड्रॉबैक है। ठीक है, इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की टेक्निक हम पहले कर चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट, आपके बुक में भी वो रिपीट नहीं करी हुई है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग।
सी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है, मैं आपको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। आपने कोई ना कोई प्रैक्टिकल अभी तक किया है, अगर किया है तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, मतलब नहीं किया है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको अभी हो सकती है, तो उसके लिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने एक क्वेश्चनएयर बनाया और लोगों को दे दिया, वो जो क्वेश्चनएयर था वो हमने सर्वे के लिए बनाया था। यहाँ पे क्या होगा, हम प्रॉपर टेस्टिंग के लिए सर्वे क्वेश्चनएयर बनाते हैं। हमने क्वेश्चनएयर बनाया, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न है आंसर करने का, कि सपोज अब वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, इंटेलिजेंस भी, अचीवमेंट लेवल, पर्सनालिटी, कुछ भी हम टेस्ट करने के लिए जो है वो अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनर को हम बहुत सारे लोगों में देते हैं, एक सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस एज ग्रुप के ऊपर चाहिए, और हम उतने ही लोगों में क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मतलब एक टेस्ट के थ्रू रिटन फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। रिस्पॉन्सेज क्या मिल रहे हैं, हम यहाँ टेस्टिंग में किसी भी इंडिविजुअल को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स देयर आर लाइक मैक्सिमम टेस्ट में ऐसा होता है कि कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है, राइट और रॉन्ग आंसर सिर्फ होते हैं इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट में। इसके अलावा जो हमारा एटीट्यूड, पर्सनालिटी या अचीवमेंट के लिए या वैल्यूज के लिए जो भी कोई टेस्ट हम यूज करते हैं उसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते हैं, फाइन। तो वी आर जस्ट असेसिंग द इंडिविजुअल, राइट। तो एक रफ आइडिया हो गया, अब हम इसको रीड करते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब हमने पहले पढ़ा है, और इनिशियल जब हम कर रहे थे, गोल्स वगैरह जब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने इस टर्म को डिस्कस किया है। ऑब्जेक्टिव टूल, एक सेकेंड, हमने स्टैंडर्डाइज को डिस्कस नहीं किया था, हमने वहां पे किया था सिस्टमैटिक प्रोसीजर, ठीक है। इस टर्म को मैं अभी डिफाइन करूंगी। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं ना, कि अगर दो लोग एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो वो एक ही कंक्लूजन पे निकल के आएंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, राइट। ओके, so standardized and objective tool which is used to assess an individual's ability, हम एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को असेस कर रहे हैं, एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरे लोगों के रिलेशन में, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उनको हम असेस कर रहे हैं। और उनको असेस करने का जो टूल है साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो कैसा टूल है, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव टूल। गॉट इट? ओके, तो हम किस किस यूज के पर्पस के लिए हम टेस्ट को यूज कर सकते हैं, टू स्टडी एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए, किस एस्पेक्ट में, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, पर्सनालिटी, सोशल एटीट्यूड, वैल्यूज, आप किसी भी एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, राइट। ओके, so a good psychological test should have high reliability, high validity and representative norms. तो जो टेस्ट जिसकी हाई रिलायबिलिटी है, हाई वैलिडिटी है और रिप्रेजेंटेटिव नॉर्म्स हैं प्रॉपरली डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो ये जो है, ये एक क्वालिटी है किसी भी टेस्ट के स्टैंडर्डाइज्ड होने की, ठीक है। कोई टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड तभी कहलाएगा जब वो कैसा है, उसकी रिलायबिलिटी हाई है, उसकी वैलिडिटी हाई है और उसकी जो नॉर्म्स हैं वो अच्छे से डिफाइंड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी का मतलब क्या और नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी सिंपली इसका मतलब ये है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, कि जो स्कोर्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं, एक ही स्कोर आ रहा है, कहां पे एक स्कोर आ रहा है, मतलब ऑफ अटेन्ड by an individual on the same test
टू डिफरेंट ओकेजन्स। 2 बार एक इंडिविजुअल पे एक ही टेस्ट को अप्लाई किया गया, लेकिन उसका स्कोर है वो सेम निकल के आ रहा है, दैट इज रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब कि अब एक कोई भी इंडिविजुअल है, उस पर हमने इंटेलिजेंस का लगाया, और ये चीज मेरे साथ हुई है, रियलिटी में हुआ है। हमने टेस्ट को यूज किया था, एक टेस्ट जो हमने ग्रेजुएशन में भी किया और हमने मास्टर्स में भी किया। हालांकि वो टेस्ट हमें किसी सब्जेक्ट पे यूज करना था, लेकिन हमने चालाकी से अपने यहाँ पे यूज किया, हमने बस जस्ट टू चेक आउट कि क्या रिस्पॉन्स निकलता है, एंड द रिजल्ट वाज exactly same. I scored 58 in the test in the graduation also and in masters also. That is called reliability. कि consistency of scores, कि आपका जो स्कोर एक बार आ रहा है वही अगर आप 10 बार भी सेम टेस्ट को यूज कर रहे हैं, स्कोर सेम आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम क्लास में कोई टेस्ट देते हैं और एक दिन हमने टेस्ट दिया, नेक्स्ट डे अगर सेम टेस्ट अगर टीचर लेगा तो मार्क्स तो बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम वो सेम टेस्ट हर रोज नहीं ले रहे हैं ना, हमें उसमें अप्रोप्रिएट डिफरेंस भी रखना है, टाइम जो है वो हमें अप्रोप्रिएट रखना है। ऐसा नहीं है कि आज ट्यूसडे को आपने टेस्ट लिया और नेक्स्ट वेडनेसडे को आप फिर से टेस्ट ले रहे हैं, नहीं। आपको वहां पे एटलीस्ट अ मंथ और 2 मंथ का जो डिफरेंस है वो वहां पे रखना होता है, उसके बाद आप उसको दोबारा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वरना तो फिर ऐसे सबको आंसर्स याद हो जाएंगे, ऐसे अगर हम टेस्ट लेने लगेंगे तो फिर टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता ना। ठीक, अब यहाँ पे हम 2 तरीके की रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एक टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और दूसरी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ठीक है, दोनों का जो मीनिंग है, दोनों को जो यूजेस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्योंकि आपके वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट रिटेस्ट और स्प्लिट हाफ आपके लिए, लेकिन क्योंकि बुक में जिक्र था तो आई विल एक्सप्लेन। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है, देखो नाम देखो, टेस्ट रीटेस्ट, एक टेस्ट को दोबारा रीटेस्ट किया गया, समझ आ गया ना? जैसे हमने भी डिस्कस किया कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स कैसे होगा, 2 बार हमें एक टेस्ट को लगाना है, सेम टेस्ट को, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी देखते हैं, टेम्पोरल का मतलब टेम्पोरल इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, तो टेम्पोरल स्टेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स ऑन द सेम सेट ऑफ पर्संस। हमने 2 स्कोर्स निकाले हैं एक ही ग्रुप के ऊपर टेस्ट को अप्लाई करके। ठीक है, 2 स्कोर्स हमने निकाले और दोनों स्कोर्स को फिर हमने क्या किया, हमने उन दोनों का कोरिलेशन टेस्ट किया। कोरिलेशन से क्या हो जाएगा, जितना कोरिलेशन हाई उतना ही जो टेस्ट है वो भी रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट को रीटेस्ट किया है, समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात है भी नहीं। नेक्स्ट इज स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ मतलब हमने एक टेस्ट को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हाफ ले सकते हैं, सेकेंड हाफ ले सकते हैं, यानी कि सपोज अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो हमने उसको 25-25 में डिवाइड कर दिया, या फिर हमने 25-25 तो ऑफ कोर्स करेंगे, ऑड और इवन में कर दिया, एक में हमने सारे ऑड ले लिए, एक में हमने सारे इवन जो सेंटेंसेस आइटम्स थे वो रख लिए, आधे आधे हो गए दोनों। ठीक है, स्प्लिट हाफ, हमने टेस्ट को हाफ में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे हम कि ये जो पर्टिकुलर हाफ हाफ जो टेस्ट हमने बनाया है, सेट बनाया है, एक ग्रुप के ऊपर हम इन दोनों को अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर के डिफरेंस है, 15-20 मिनट के डिफरेंस पे, क्योंकि सेम टेस्ट नहीं है ना, तो हम एक ही दिन में दोनों कंडक्ट कर सकते हैं। पहले हमने टेस्ट ए दिया सपोज ओड वाला, फिर हमने उसको इवन वाला दिया सेम ग्रुप को। अब जो स्कोर्स आया उसका हमने कोरिलेशन देखा, अगर जो सारे आइटम्स के बीच में कोरिलेशन बहुत हाई है तो मतलब आपके जो क्वेश्चंस है वो सेम डोमेन से हैं, सेम टॉपिक को चेक कर रहे हैं। अगर वो कोरिलेशन लो आता है तो मतलब जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट है। ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करता है। ठीक है,
इस चीज को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जितने भी आइटम्स, जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी क्वेश्चंस हमने टेस्ट में डाले हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट में हम पूछ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, उसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं हम कपड़ों से जुड़ा हुआ, तो इज इट लाइक मेकिंग सम सेंस? नो। तो इन दैट केस जो रिलायबिलिटी है वो लो आएगी, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो आएगी वो लो आएगी। और इंटरनल कंसिस्टेंसी हमें हाई चाहिए, तो जो क्वेश्चंस हैं वो सेम डोमेन से होने चाहिए, सेम लेवल के होने चाहिए। गॉट इट? ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। वैलिड टेस्ट है या नहीं है, मतलब जो टेस्ट क्लेम कर रहा है क्या उसी चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So validity refers to the question that does the test measure what it claims to measure? कि जो टेस्ट मेजर करने का क्लेम कर रहा है, भी मैं इंटेलिजेंस मेजर कर रहा हूं, क्या एक्चुअली वही टेस्ट इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा है? इज इट रियली सो? दैट इज वैलिडिटी। अब इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चनर में आपने क्वेश्चन डाल दिया है उनकी मे बी कलर से जुड़ा हुआ, आपको कौन सा कलर पसंद है, काइंड ऑफ। इज इट मेकिंग सम सेंस? नो। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में आपको आंसर जो मिल रहा है, रिस्पॉन्स जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं एप्टीट्यूड के, तो क्या वो टेस्ट वैलिड हुआ? नहीं हुआ। सो इट सिंपली मीन्स क्या जो भी टेस्ट प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये मेजर कर रहा हूं, तो क्या वो एक्चुअली उस चीज को मेजर कर रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैलिडिटी। मीन्स जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टॉपिक से जुड़े हुए हैं या नहीं है। ठीक है, इनको मेजर करने के, इनको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो आप हायर क्लासेस में लाइक ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सिंपली रूल्स। अब देखो, सपोज आपको कोई मैथ्स का टेस्ट होता है, मैथ्स का टेस्ट हुआ आपका, ये पेपर होता है, सपोज 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है, यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं। 50 मार्क्स के एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चंस हैं 5-5 मार्क्स के, फॉर एग्जांपल। हर एक 10 के 10 क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से होंगे, सारे जो मैथ्स का टॉपिक है कंप्लीट उस सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, ऐसा सब कुछ होगा। उसके रूल्स हैं, उस टेस्ट को बनाने के रूल्स हैं, नॉर्म्स है, मतलब, है ना। इन द सेम वे जब आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे, उसको जब चेकिंग के लिए भेजा जाएगा, तो उस चेकिंग के लिए भी रूल्स होंगे। अगर आपने फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन किया है तो यहाँ 1 मार्क मिलेगा, 2 स्टेप किए हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 किए 3 नंबर मिलेंगे। अगर आंसर सिर्फ गलत है, आंसर में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, तो 1 ही नंबर डिडक्ट होगा। होता है। व्हाट इज दैट? नॉर्म्स। सीबीएसई के नॉर्म्स नहीं आते हैं हर साल कि आपका जो पेपर का पैटर्न आ गया है, सैंपल पेपर आ जाता है, उसी के बेसिस पे जो स्कूल्स में क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाता है वो उसी के बेसिस पे किया जाता है। व्हाट इज दैट? नॉर्म। समझ आया? अब हम इसको रीड करते हैं कि साइकोलॉजी में नॉर्म्स का क्या मतलब है। नॉर्म इज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। नॉर्म यानी कि जो भी एक किसी भी टेस्ट को पब्लिक करने से पहले उसको रीचेक किया जाता है। ठीक है, एक सैंपल पे जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो उसको पहले टेस्ट करता है कि क्या ये टेस्ट सही है। तो ये वहां की बात हो रही है, पहले हम उसको अप्लाई करेंगे लोगों पे, फिर हम नॉर्म्स बनाएंगे। ऐसा होता है साइकोलॉजी में। ओके, सो एवरेज परफॉर्मेंस, हमने ग्रुप लिया सैंपल के लिए कि क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट, पहली बार उस टेस्ट को हम किसी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी एवरेज परफॉर्मेंस हमने निकाली। द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देयर एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट बेस्ड ऑन देयर एज, सेक्स, प्लेस एटसेट्रा, प्लेस जहां से वो बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरिया एंड ऑल। ठीक है, इनके बेसिस पे हमने उसकी एक पूरे ग्रुप की एक एवरेज परफॉर्मेंस सेट कर दी। यानी कि टेस्ट में कैसा उन्होंने परफॉर्म किया वो हमने कंसिडर किया, उनकी एज हमने कंसिडर करी, सेक्स हमने कंसिडर किया, और उसका प्लेस कि कौन से एरिया से, कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं।
वो सारी चीजें हमने कंसिडर करके प्रॉपर रूल सेट कर दिए कि अगर इतना स्कोर आया है तो इसका मतलब है कि इसमें हाई इंटेलिजेंस लेवल है, अगर ये स्कोर आया है तो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल है, अगर ये स्कोर आया है तो लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। गेटिंग द पॉइंट। तो जो हम उसको कंपेयर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, नॉर्म टेबल हम देखते हैं ना कि जो भी हमारा रो स्कोर आया होता है उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्या होता है स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर? स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्या हम बात कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं, हम स्टैंडर्ड स्कोर की बात करते हैं। अब देखो, दो स्टूडेंट्स हैं, एक जो है वो साइंस स्ट्रीम से है, दूसरा जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से है। दोनों के 12th के जितने भी मार्क्स आए, क्या हम उनको कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली कि केमिस्ट्री में इसके सपोज आए 60, इसके अकाउंट्स में आए 75, क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके फिजिक्स में आ गए 78 सपोज, और इनके बिजनेस में आ गए हैं सपोज 62, क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम क्या कंपेयर करते हैं? परसेंटेज। व्हाट इज दैट? स्टैंडर्ड स्कोर। तो रो स्कोर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम उनको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। साइकोलॉजी में स्टैंडर्ड स्कोर ये परसेंटेज वाला नहीं होता, वो Z स्कोर, T स्कोर वो सब अलग होते हैं। तो वो सब काम साइकोलॉजिस्ट के हैं जो उन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? तो आपको सिर्फ याद रखना है स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या हुआ, नॉर्म्स होने का क्या मतलब हुआ। जिस टेस्ट के नॉर्म्स है वही स्टैंडर्ड टेस्ट है, और जो स्टैंडर्डाइज नहीं है उसको हम यूज नहीं कर सकते। समझ आया? फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। अब लास्ट टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट। कुछ टाइप्स हैं वो मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन वी आर डन। ओके, बहुत लंबी हो गई आज की क्लास, मैं फटाफट से इसको एक्सप्लेन करती हूँ 5 मिनट में, जस्ट 5 भी नहीं कहूंगी, 3 से 4 मिनट। वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब देखो वर्बल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लैंग्वेज ना। तो ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट रिक्वायर सब्जेक्ट टू गिव्स वर्बल रिस्पॉन्सेस इधर ऑरली और रिटन। लैंग्वेज के फॉर्म में इनको रिस्पॉन्सेस देना, या तो बोल के बताएं या लिख के बताएं, ठीक है? अब क्योंकि लैंग्वेज इन्वॉल्व है तो किस पे हम अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट को? लिटरेट लोगों पे, पढ़े लिखे लोगों पे। नॉन वर्बल वो टेस्ट है जिसमें हम पिक्चर वगैरह को हम यूज कर रहे हैं, और जो हमें जिसमें ये जो टेस्ट है इसमें हम इलिटरेट लोगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आरपीएम, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे एक पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न में से एक ब्लॉक मिसिंग है और ऑप्शंस में वो ब्लॉक गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ब्लॉक इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। रीजनिंग में नहीं होते जैसे क्वेश्चंस, पैटर्न दिए होते हैं, तो वो वाली चीजें हैं, और उस तरीके का ये टेस्ट होता है। तो वो तो इलिटरेट लोग जो हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो भी कर सकते हैं, है ना? तो नॉन वर्बल, वहां पे लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है? जहां जिसमें आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट या अदर मटेरियल टू परफॉर्म अ टास्क। हमें टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे हम लोग वो करते हैं, ब्लॉक डिजाइन कर लिया हमने, पजल गेम दे दिया, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है? ऐसे ही ब्लॉक डिजाइन वो होता है ना, ब्लॉक्स को हम सिर्फ ड्रैग कर सकते हैं, आप उसको उठाएंगे नहीं, एक पैटर्न बनाना है, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है? उसमें भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो ये भी हम इलिटरेट लोगों पे और लिटरेट दोनों तरीके के लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं। हो गया? इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। जैसे नाम बता रहा है कि इंडिविजुअल टेस्ट हम एक टाइम पे एक ही पर्सन के साथ करेंगे, ग्रुप टेस्ट हम एक टाइम पे बहुत सारे बच्चों को दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। वेरी सिंपल, उसको रीड कर लेते हैं एक बारी। इट इज द वन विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। एक बार में एक ही इंसान पे हम करेंगे। इट रिक्वायर्स द एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टेब्लिश अ रैपो। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक रैपो बिल्डअप करता है, एक थोड़ा सा सब्जेक्ट को कंफर्टेबल करता है, कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं,
और क्या ड्रीम्स हैं, सो एंड सो क्वेश्चंस पूछ के थोड़ा सा एक रैपो बिल्डिंग की जाती है, उसके बाद टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल जो भी एग्जामिनर है वो रिस्पोंडेंट के लिए सेंसिटिव भी होता है, उसके लिए, उसकी फीलिंग्स के लिए। तो बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीजें चल रही हैं। इसमें जो लोग हैं वो ओरली आंसर भी दे सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। ग्रुप टेस्ट क्या होता है? एडमिनिस्टर टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे लोगों पे हम ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। इट डज नॉट अलाउ द अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग्स। हमें इंडिविजुअल की फीलिंग्स के बारे में पता नहीं होता। हो सकता है देयर आर 10 पीपल इन अ ग्रुप, देयर आर 15 पीपल, 20 पीपल इन अ ग्रुप, तो जब टेस्ट कर रहे हैं लोग तो उसमें हम उनकी फीलिंग्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। So group tests generally seek written answers, usually in a multiple choice format. ज्यादातर मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं और एक्चुअली 90% केसेस में मल्टीपल चॉइस आंसर्स ही होते हैं। सो ग्रुप टेस्ट में वो आपको आंसर वहां पे मार्क करने होते हैं, तो रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। लास्ट, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्पीड टेस्ट में क्या होता है, आपकी स्पीड को मेजर किया जाता है, यानी कि आपके लिए आपके पास क्या है, टाइम लिमिट है कि 5 मिनट में आपको इस टेस्ट को कंप्लीट करना है या 15 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ऑफ कोर्स जितने पॉसिबल हो, जितने आप कर पाए। यहाँ पे क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल की जो टेस्टिंग है, इंडिविजुअल को हम असेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन टू आंसर द आइटम्स एक्यूरेटली। सही आंसर भी चेक कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, और साथ में हम टाइम भी देख रहे हैं कि क्या विद इन टाइम 5 मिनट 6 मिनट में क्या सारे क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। इन अ स्पीड टेस्ट all the items are of the same degree of difficulty. स्पीड टेस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होते हैं, ठीक है। पावर टेस्ट, पावर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे स्पीड इंपॉर्टेंट थी ना, यहाँ पे स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ कितना भी टाइम लो, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो असेस द अंडरलाइंग एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे हमारा फोकस टाइम पे नहीं है, एक्यूरेसी पे नहीं है, यहाँ पे फोकस इंडिविजुअल की एबिलिटी पे है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस भी हम इसमें डाल सकते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस दो इंडिविजुअल को जहां पे थोड़ा घुमा फिरा के बस वो प्रॉपरली उसको आंसर करे, ठीक है। एंड सफिशिएंट टाइम, दैट इज these tests do not have any time limit, ठीक है। And part test items are generally arranged in increasing order of difficulty. शुरू में अच्छे इजी क्वेश्चंस आएंगे, मजा आने लगेगा ऐसे क्वेश्चंस करते हुए, और धीरे धीरे करके उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। सो वी आर डन विद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड सर्वे मेथड। अब हम जो कल की क्लास, आई विल ट्राई टू बाइंड अप द चैप्टर। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मंडे को ले लेंगे क्लास एक और, ठीक है। ऑल राइट, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं मैं आज भी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और इसको रीड करना है, क्योंकि अगर अभी आप रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा टॉपिक, वरना साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है। ऑल राइट, चले फिर, कितना हो गया है, कितना टाइम हो गया है हमें क्लास लेते हुए? 1 घंटा होने वाला है, बट अभी टाइम है वैसे, ठीक। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड एंड ओके, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल साइकी चैट विद शिखा। द लिंक इज गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so please join the channel and have a good discussion with me regarding your syllabus, regarding your topics, regarding questions. If you have any doubt, just then please let me know, or that is it. Thank you so much. If you are liking the videos, if you are understanding whatever I'm teaching, then please like, subscribe and share the channel. All right, bye bye, take care.